मेरे को हम क्वालिफाई। बैच में तो आप लोग क्वालिफाई है। अगर आप लोगों ने भी ऐसी गड़बड़ कर दी ना किसी भी मेजर टेस्ट में, इस बैच को भी कम्प्लीटली बंद कर देंगे वो लोग। मैम मतलब मैम एक आधा बच्चा तो गड़बड़ करेगा, सारे थोड़ा गड़बड़ कर देंगे। अल्फा वाले बच्चे लिटरली इतने परेशान हो रखे हैं कि मैम कैसे भी करके वापस से बैच स्टार्ट करा दो हमारा। कि भाई बहुत सीरियस आ रहे थे, प्यारे प्यारे से बच्चे थे, छोटे छोटे क्लास क्लास के तो बहुत सिंपल से बच्चे होते हैं। एंड वो बोल रहा है मैम हमें तो बस गलती हो गई है हम लोगों से, हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम से। मैंने कहा भाई अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? कुछ नहीं कर सकते, एक मैम बार नेक्स्ट बैच सर परफॉर्म कर देंगे तो बन जाएगा दोबारा ग्रुप। उनका। हाँ ये तो है, लेकिन अब टीचर चेंज हो गया ना, अब उनको प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैम हमें टीचर नहीं चेंज करना। इवन वो मैम भी अच्छा पढ़ा रही है, नेहा मैम से आप लोगों ने पढ़ा हो। यस मैम। यस मैम ने यस मैम। नेहा मैम अच्छी पढ़ा रही है, नेहा मैम को टर्न वाले बैचेस देती है। अच्छा पढ़ा। मैम इस बार सिलेबस क्या है मेजर टेस्ट का? मैम क्या? मैम ये मैम मेजर टेस्ट का। पढ़ लो अभी, अभी पढ़ लो, बाद में बात करेंगे। तो देखो मैम कल मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट समझाया था। हाँ मनीषा। मैम ये सारी बातें थोड़ा धीरे बोला करो, मेरी मम्मी पीछे से मुझे धमकी दे रही है। कौन सी वाली? मैम यही बेस्ट जब से फ्रेंड्स का मैम। आया था, तब से मैम मेरे पीछे मेरी मम्मी पड़ चुकी है। बैच चेंज नहीं करना है अपना। चलो वही पढ़ लो अभी। मैम आपके साथ मेरी फर्स्ट क्लास है, ओके शेष्टा बेटा, फर्स्ट क्लास वाले बच्चे के लिए और अटेंटिव रहना क्लास में, समझ में आ जाएगा। आज हमारे पास इवोल्यूशन का सेकंड लेक्चर है, ठीक है? बाकी बातें क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं अभी। तो हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था बेटा, मैंने भी शिवानी अग्रवाल, आप ड्रॉपर बैच से होंगे आई गेस। तो हम लोगों ने यूरेन मिलर का एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हमको, देखो एक बार फिर से ना हम पूरा रिकैप कर लेते हैं हम लोग ने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली हमारा जो इवोल्यूशन है वो कैसे हो, हमारी लाइफ कैसे आई है। और लाइफ आने से पहले हम लोगों को, जिस हम अर्थ पे रह रहे हैं, हमको वो बनवाना पड़ेगा। अर्थ यूनिवर्स में है, तो सबसे पहले हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 20 बिलियन ईयर एगो। फिर हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। फिर उस अर्थ के ऊपर लाइफ आना स्टार्ट हुआ कब? 4 बिलियन ईयर है। 4 बिलियन ईयर है, ठीक है। अब उसके ऊपर लाइफ लाने के लिए भी हम लोगों ने सबसे पहले वहां पे एक एटमोस्फेयर जनरेट कराया। इनिशियली अभी मेरा एटमोस्फेयर कैसा है? रिड्यूसिंग है, थोड़ा सा वो माइल्डली रिड्यूसिंग हुआ है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग नेचर अभी भी नहीं बना है। रिड्यूसिंग नेचर में कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराने के लिए हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग नेचर वहां पे डेवलप कराना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारी जितनी भी सेल्स होती है वो सारी की सारी सेल्स किससे मिलकर बनी होती है? आ जाएंगी बेटा चीजें। सारी की सारी सेल्स लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जनरली यही सारी चीजें होती हैं। यस किसी भी चीज के यस अंदर हम मैम। डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ना इस एक्सपेरिमेंट जैसे हमने देखा कि भाई सबसे पहले जनरली हम केमिकल इवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले हम लोगों को केमिकल कंपाउंड बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर धीरे धीरे इवोल्यूशन होकर मेरे पास सेल बन के आएगा। तो हम लोगों ने यही बात किया था कि भाई एक साइंटिस्ट ने बोल दिया, कौन से साइंटिस्ट थे वो जिन्होंने डायरेक्टली ऐसे वो ईस्ट ब्रोथ वाला एक्सपेरिमेंट किया था? ऑपरेन एंड हेलन। यस मैम। हेलन ने ना, उन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया था ये चीज, लेकिन फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था। किसने? कौन सा साइंटिस्ट? मास्टर यूरेन मिलर। यूरेन मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। जो कंडीशन उस टाइम पे डेवलप हुई होंगी वही सेम कंडीशन इन्होंने लेबोरेटरी में डेवलप कराई। क्या क्या कंडीशन मैंने आपको बताई थी? टेम्परेचर कितना बताया था? 800 डिग्री सेल्सियस। और क्या क्या लिया उन्होंने? CH4, अमोनिया, वाटर वेपर्स और हाइड्रोजन गैस, ये सारी के सारी यूज ली। इलेक्ट्रोड कौन सी यूज की थी? टंगस्टन की इलेक्ट्रोड था। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कितना? 75,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने दिया। और ये पूरा सेटअप कराने के बाद इनको यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड्स मिले थे। AAG में क्या कौन कौन से अमाइनो एसिड थे? लाइसिन एलानिन लाइसिन, सेम। एस्पार्टिक एसिड।
ये 3 अमाइनो एसिड यहाँ पे हमको बन के मिले थे। तो ये पूरा का पूरा सेटअप है। इस सेटअप को अच्छे से देख लेना। कहीं पे भी यहाँ पे ए लिख के दे देंगे, यहाँ पे बी लिख के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे क्या है। ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, एक स्पार्क जनरेट हो रहा है। ये वैक्यूम पंप है, कंडेंसर लगाया हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये वाटर कंटेनिंग जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे हमको बना के दी थी। क्लियर है? ये यूरेन मिलर का हमारा एक्सपेरिमेंट। अब एक सिंपल सी चीज, क्या तुम कुछ बोल रहे हो? दीपक कुछ बोल रहे हो? किसी को समझ आ रहा है दीपक क्या बोल रहा है? भाई गिटार बज रहे। मैम ऐसे ही लग रहा है सच में गिटार बज रहा है। किसी और से बात कर रहा है। चलो देखो, अब एक चीज आप देख रहे हो भाई, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें, चलो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके तो दे दिया कि भाई इन्हीं गैसेस की हेल्प से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने शुरू हुए। लेकिन ये थ्योरी तो हमारा जो सेंट्रल डॉगमा हम जो आज के टाइम में पढ़ते हैं उसके अगेंस्ट जा रही है, नहीं जा रही है? ये तो भाई ये बोल रहा है कि भाई सबसे पहले प्रोटीन यस बन रहा है, मैम। सबसे पहले प्रोटीन बन रहा है, जबकि हम लोगों ने तो पढ़ा था कि भाई पहले डीएनए, फिर आरएनए, और भाई ये तो बोल रहा है कि भाई पहले प्रोटीन बनेगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं है ना ये चीज पॉसिबल। तो उस टाइम पे भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि नहीं भाई ऐसे कैसे प्रोटीन बन सकता है। लेकिन किसी के पास इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना नहीं था कि अगर आप बोल रहे हो कि भाई प्रोटीन पहले नहीं बन सकता तो हमको प्रूफ करके दो क्यों नहीं बन सकता पहले प्रोटीन। ये चीज था। फिर इसके बाद हमारे पास एक सिस्टम डेवलप होके आया था जिसको हम बोलते थे आपका प्रोटोबायोन्स बन के आए थे। प्रोटोबायोन्स। मैम डॉगमा का मतलब बताना। सेंट्रल डॉगमा ये बेटा थ्योरी का नाम है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। थ्योरी है पूरा। पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है ना हमने, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रोटोबायोन्स में को ही हम बोलते हैं प्री बायोटिक सिस्टम। थोड़ा सा लिखना इसके बारे में। प्रोटोबायोन्स के बारे में ये बोला गया, हमारे 2 साइंटिस्ट थे। एक थे हमारे पास ऑपरिन साइंटिस्ट, एक हमारे सिडनी फॉक्स। ऑपरिन साइंटिस्ट और सिडनी फॉक्स साइंटिस्ट ने जैसे इन्होंने देखा कि भाई अमाइनो एसिड बन रहा है, ऐसे ही इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल कंपाउंड्स बनाए। आर्टिफिशियल कंपाउंड्स बना के देखे लैब में, और फिर वहां से पता करना चाहते थे कि क्या हम यहाँ से कोई सेल डेवलप करा सकते हैं। क्योंकि मानने की बात यह है कि भाई इन्होंने यहाँ पे प्रोटीन्स बनाए तो कहीं ना कहीं इन प्रोटीन से ही आगे जाके सेल्स बन रहे होंगे, वही मान के चल रहे थे। क्योंकि भाई सेल बनेगा, सेल से टिश्यूज, उसी से तो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होके आएगा, Yes. ना ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, एक लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए हमें पहले सेल बनवाना पड़ेगा, और सेल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, वो सब होनी चाहिए। तो वो ये हमारा यूरेन मिलर का एक्सपेरिमेंट उस चीज को नहीं प्रूव कर पाया था। फिर ऑपरिन और सिडनी फॉक्स ने आर्टिफिशियल कंपाउंड्स बनाए जिनको हमने बोला प्रोटोबायोन्स। इन्होंने अपन जो ऑपरिन ने प्रोटोबायोन्ट बनाया उसका नाम रख दिया इन्होंने कोआसर्वेट्स। सिडनी ने जो बनाया उन्होंने उसका नाम रख दिया माइक्रोस्फेयर। जो कोआसर्वेट्स थे ये किस किस से मिलके बना था? ये हमारा बना था पॉलीसेकेराइड से, प्रोटीन से मिलके बना हुआ था ये। अच्छा आप खुद बताओ, कोई स्ट्रक्चर जो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है, क्या उससे आगे जाके सेल बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी सेल के बाहर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी। सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो हमें आज के टाइम में पता है, क्योंकि भाई साइंटिस्ट लोग इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। तो मतलब लाइफ तो बन चुकी है ना, सेल वगैरह सब चीजों के बारे में पता चल चुका है हम लोगों को। हम यहाँ पे हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल बना कैसे होगा। तो कोआसर्वेट में तो सिर्फ पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन था, और हमारी आज के टाइम की जो सेल है हमें उसमें पता है उसके बाहर एक लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। अब जब यहाँ पे कोई लिपिड नहीं है तो क्या ये कोआसर्वेट कभी आगे जाके सेल बना पाएगा इवोल्यूशन करके? बना पाएगा? हाँ ही इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड था, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी नहीं था। भाई अगर इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं है, और हमें तो पता है कि जितनी भी नई नई सेल्स है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, तो ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा।
और जब ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो भाई नई नई सेल्स आएंगी कहाँ से? तो इसका मतलब ओपेरिन का कोएसरवेट को हमने फेल कर दिया। माइक्रोस्फेयर जो था ये बना हुआ था लिपिडोप्रोटीन से, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगा कि हाँ भाई लिपिडोप्रोटीन से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, ये आगे जाके सेल बना सकता है। यहाँ तक हमें पता चल गया था लिपिडोप्रोटीन से आगे जाके सेल बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफिकल्टी ये आई थी कि इसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं था। न्यूक्लिक एसिड नहीं है तो भाई आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, और रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम उसको सेल कंसीडर नहीं कर सकते। एग्री? यस Yes, मैम। Yes, ये ma'am. दोनों की दोनों Yes, ma'am. हमारे पास ओपेरिन और सिडनी फॉक्स की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी, लेकिन माइक्रोस्फेयर से थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लगा था कि हाँ भाई जो सेल है वो कुछ ना कुछ यहाँ से बन के आया होगा। दीपांशु कोई डाउट है? मैम सेंट्रल डोगमा तो मैम इंफॉर्मेशन की फ्लो के बारे में बताता है ना कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे, होता है। हाँ, कैसे हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है, कैसे हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारी बॉडी किससे बनी है? प्रोटीन और लिपिड्स, इन सब चीजों से तो बनी है। मैक्सिमम भी प्रोटीन से बनके बनी हुई है। तो जो सारा प्रोटीन बनता है वो डीएनए से ही तो बनता है। तो मैम इस इंफॉर्मेशन की फ्लो को रिवर्स नहीं कर सकते? इंफॉर्मेशन के फ्लो को रिवर्स नहीं कर सकते। क्या आप प्रोटीन से कभी डीएनए बनवा सकते हो? प्रोटीन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है? नहीं होता ना, तो नहीं कर सकते रिवर्स। डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए तक रिवर्स कर सकते हैं, प्रोटीन से कभी भी आरएनए नहीं बनवा सकते। यस मैम। ठीक है, स्ट्रक्चर भी तो देखनी है ना हमें, स्ट्रक्चर आपस में रिलेट कर रही है नहीं कर रही है। क्या? यस मैम। तो ये तो थी हमारे पास प्रोटोबायोन्ट्स के बारे में कि भाई ऐसे प्रोटोबायोन्ट्स से हम लोगों ने ये चीज सोच के चला कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ सेल यहीं से बना हो। फिर जब प्रोटोबायोन्ट्स नहीं मिला तो एक नया मॉलिक्यूल बनाया गया जिसको हमने बोला इओबायोन्ट्स। देखो नाम प्रोटो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक, इओबायोन्ट यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। थोड़ा थोड़ा उससे रिलेट करके आप इनको याद कर सकते हो। तो अब ये जो इओबायोन्ट्स थे, इन इओबायोन्ट्स ने ये बोला कि भाई सबसे पहले जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया था वो था आरएनए। इसीलिए हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में टॉपिक पढ़ते हैं आरएनए वर्ड। यस आरएनए से भी पहले आया था न्यूक्लियो प्रोटीन, और इस न्यूक्लियो प्रोटीन से हमने बोला कि हाँ भाई इससे पहली सेल डेवलप हुई होगी। क्यों? बिकॉज इसके अंदर कैपेबिलिटी थी म्यूटेशन करने की, ये म्यूटेट कर सकता था। कैसे इसने म्यूटेट किया? न्यूक्लियो प्रोटीन ने अपने अंदर म्यूटेशन किया और म्यूटेशन करके बना लिया इसने प्रोटोसेल्स। एंड इन्हीं प्रोटोसेल्स को हमने बोला कि दीज प्रोटोसेल्स वर लाइक प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल प्रोकैरियोट्स के जैसी थी। और ये कैसे प्रोकैरियोट्स थे? ये थे हमारे पास कीमो हेट्रोट्रॉप्स। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई सबसे पहले जो अर्थ पे आए थे वो बैक्टीरिया आए थे, प्रोकैरियोट्स आए थे। उसमें भी कौन सा? कीमो हेट्रोट्रॉप। और कीमो हेट्रोट्रॉप भी कौन से वाले? एनाएरोबिक वाले, विदाउट ऑक्सीजन। एनाएरोबिक वाले। और ये कीमो हेट्रोट्रॉफ है तो मतलब ये क्या करते थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते थे एनर्जी लेने के लिए, Yes, है ना। फिर ये धीरे धीरे कीमो हेट्रोट्रॉफ ने क्या किया? अपने अंदर क्लोरोफिल डेवलप किया और किस में कन्वर्ट हो गए? कीमो Autotroph. ऑटोट्रॉफ में डेवलप हो गए। ये भी कीमो ऑटोट्रॉफ, अगेन ये भी एनारोबिक थे, ये भी हमारे पास एनारोबिक थे। फिर इन कीमो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर फिर से धीरे धीरे चेंजेस हुआ एंड ये कन्वर्ट हुए किसमें? फोटोऑटोट्रॉफ। अब जैसे ही फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए, देखो ये कीमो हेट्रोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ ये H2S का यूज करते थे, लेकिन जैसे ही फोटो ऑटोट्रॉफ आया इसने H2O का यूज करना शुरू कर दिया। मतलब प्रॉपर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना शुरू हो गया। और हमें पता है जहाँ पे H2O यूज होगा तो वहां पे ऑक्सीजन गैस तो आएगी ही आएगी। यस मैम। से हमारा जो एनवायरमेंट था वो कैसा बनने लगा? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइज बना। तो मैम ये फिर मतलब ये एरोबिक हुए ना, मतलब ये एरोबिक हुए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे ये। अब जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बन चुका है, अब मेरे पास नए नए कंपाउंड बनने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर
चीजों को ब्रेक डाउन कराता है और ऑक्सीडाइजिंग बनाता है। डाउन कराता है। आगे समझ में कैसे केमिकल इवोल्यूशन हुआ प्रॉपर्ली? यस मैम। केमिकल इवोल्यूशन। और ये जहाँ पे कीमो हेटेरोट्रॉफ्स बने, फिर वो कीमो हेटेरोट्रॉफ, फिर फोटो हेटेरोट्रॉफ, H2O का उन्होंने यूज करना शुरू किया, ये है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। कीमो इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, या फिर आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। पहले कीमो हुआ, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें हमारे पास पहली सेल्स डेवलप किया है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रिकैप करें, सबसे पहले हमारा यूनिवर्स कौन से ईयर में ओरिजिनेट हुआ, मतलब कब ओरिजिनेट हुआ? 20 बिलियन 20 ईयर। बिलियन अर्थ कब बना? 4.5। 4.5 बिलियन। लाइफ कब आई? लाइफ कब आई? 500 500 million. 4 बिलियन ईयर एगो। 4 बिलियन ईयर एगो। और अगर मैं लाइफ में भी बात करूं, नॉन सेलुलर लाइफ सबसे पहले कब आई? बिलियन ईयर एगो। और सेलुलर वाली कब आई? 2 बिलियन ईयर एगो। हम नॉन सेलुलर वाली कब आई? 3 million. 10 बिलियन। लिख लो। जो आई नॉन सेलुलर वाली याद है, वो मीथेन सबसे पहले बना था। Yes, वो ma'am. वाला 3 बिलियन ईयर एगो। और ये वाला जो प्रोसेस है कीमोटोट्रॉफ्स बने, ये सेलुलर लाइफ में आता है। ये बना 2 बिलियन ईयर एगो। फोटोसिंथेटिक के बाद क्या लिखा है? बैक्टीरिया, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अंशिका कोई डाउट है? मैम प्रोटोबायंट लिविंग है कि नॉन लिविंग है? प्रोटोबायंट्स हमारे लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग भी बांध सकते हैं, नॉन लिविंग भी बांध सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोटीन, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स, इन सब चीजों से मिलके बने हुए हैं, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इनको हम लिविंग कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते। मैम सेल भी नहीं है। क्या क्या? सेल भी नहीं है इनमें तो। सेल भी नहीं है, हाँ ऑब्वियसली सेल नहीं है ना, क्योंकि इनसे सेल नहीं बना है। इनसे सेल नहीं बना, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स है, लिविंग नॉन लिविंग नहीं है, इससे ज्यादा ओनली मॉलिक्यूल्स। मैम थोड़ा ऊपर करना स्लाइड को। मैम थोड़ा और ऊपर कर दो, एक और स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया मैम। सबको हो गया यहाँ तक? Yes. मैम ये BYA क्या है? बिलियन ईयर एगो। बिलियन ईयर एगो। ओके मैम। देखो यहाँ तक इन लोगों ने सारी चीजें वही सबकी सब बताई हुई है कि क्या क्या प्रोसेसिंग हुआ होगा। एंड फिर द अर्थ इज अराउंड 400 ईयर ओल्ड, ऑल दीज आइडियाज। और इस वाले पैराग्राफ को पढ़ो या ना पढ़ो वाली बात है, क्वेश्चन इस वाले पार्ट में से आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। ये वाला जो HMS बीगल वाला है ना, इस सारा आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में। चार्ल्स डार्विन, डार्विन कौन सी ट्रिप पे गए थे, अपने कितने साल के लिए गए थे, क्या क्या पता करके थे, सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब हम स्टार्ट मैम करते हैं डार्विन हमारा। थ्योरी हाँ डार्विन साइंटिस्ट। थ्योरी, लेमार्कियन थ्योरी, सारी की सारी पढ़ेंगे। अब हमारा स्टार्ट होता है एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। कि अब देखो हम लोगों ने अलग अलग चीजें तो पढ़ लिया, मतलब हमें लाइक हम लोगों ने ये चीज देख लिया है कि साइंटिस्ट ने कैसे कैसे बोला कि फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई, सेकंड सेलुलर लाइफ आई, या कैसे कैसे चीजें आई। अब हमें उस चीज का एविडेंस चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, कि भाई अगर लाइफ आई है तो वो एविडेंस भी दो। तो अब वो एविडेंस, कौन कौन से एविडेंस हम लोगों को दिए गए, जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने ये उनकी बात को रियल माना, उनकी बात को रियल माना, उसके लिए मैं आप लोगों को दूसरी स्लाइड शेयर करती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आज हम लोग थोड़ा सा क्लास में एक्सटेंड कर लेंगे अराउंड 10 बजे तक का। मैम ओके मैम। एक मिनट। मैम 10 मिनट एक्सटेंड होगी क्लास। 10 मिनट नहीं, 10 बजे तक, या 10 बजे थोड़ा तक। से लेट 10 बजे तक मैम? अच्छा हाँ, तो करनी। 9:45 तक तो वैसे टाइम है, 15 मुझे मिनट लगा तक। 1 घंटा ज्यादा हो गया। 9:45 तक तो वैसे ही है, मुश्किल से 10-15 मिनट होने लगे। कोई नहीं मैम, आधा घंटा ले लो। आधा घंटा दे देंगे।
एक मिनट। यस मैम। मैम आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टेस्ट के लिए कहा था कब लोगे मैम, मतलब रिप्रोडक्शन? मैम। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का बोला हुआ है ना मैंने। मैम यस यस मैम। बोला था। जब आप लोग फ्री होंगे मेरे को बता देना, मतलब दे दूंगी आपको। मैम आप डेट दे देना, हम छुट्टी मार मैम देंगे। 15 अगस्त को ले लेना आप, मंडे को 15 अगस्त। देखो टेस्ट होगा पीडीएफ वाले फॉर्मेट में ही। मैम यस आप 14 अगस्त को भेज देना मैम, 14 अगस्त छुट्टी हो मार लेंगे हम स्कूल की, वैसे भी वहाँ पे मैम फंक्शन। है कब टेस्ट? 15 अगस्त को ले लेना ना। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि भाई क्या क्या हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल है इस चीज को बताने के लिए कि एग्जैक्टली में इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला एविडेंस हमारे पास है आपका पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब यहाँ से जो आगे की थोड़ी एनसीईआरटी है ना, वो आप लोगों को खुद से पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल है एंड चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो बार पढ़ लो एनसीईआरटी को सफिशिएंट है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है कि हमारे पास, पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है फोसिल्स, कि भाई हम लोगों को फोसिल्स मिले और फोसिल्स के बेसिस पे हम लोगों ने बताया कि हाँ भाई कुछ ना कुछ टाइप से इवोल्यूशन हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फोसिल्स, फोसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स ना। यस मैम। डेड ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेन्स बच जाते हैं उन्हीं को हम फोसिल्स बोलते हैं। तो फोसिल्स भी मेरे पास दो टाइप के होते हैं। एक वो फोसिल्स जो जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तो एज इट इज ऐसा ही रहा, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके, उसकी बॉडी कहीं से भी डिके नहीं हुई। एक वो फोसिल जिसकी बॉडी पूरी तरीके से डिके हो चुकी है। अच्छा, फोसिल्स भी दो टाइप के हो सकता है ना, मतलब अगर सिंपली हम लोग देखें, एक फोसिल्स तो वो जैसे कि डायनासोर्स थे, हमें कैसे पता चला भाई जब डायनासोर्स रहते थे उस टाइम में तो कोई इंसान नहीं था ना। नो मैम। हम इतना बहुत श्योरली कैसे बोल पाते कि भाई डायनासोर्स रहते थे पहले के टाइम में, क्योंकि डायनासोर्स के फोसिल्स मिले ना हम लोगों को। अगर फोसिल्स नहीं होते, फोसिल्स अगर अवेलेबल नहीं होते तो क्या इतना श्योरिटी से कोई बोल पाता कि डायनासोर्स हो सकते थे? नहीं बोलता ना कभी भी। तो डायनासोर्स के क्या मिले थे हम लोगों को? बोन्स मिली थी, स्केलेटन मिला था उनका, बोन्स मिली। या फिर जनरली फोसिल्स पता है कैसे बनता है, जैसे कि सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, किसी स्टोन के ऊपर उसकी डेथ हुई है, बहुत टाइम तक उस स्टोन पे पड़ा हुआ है, तो उस स्टोन के इम्प्रेशन उसके ऊपर बन जाता है। स्टोन के ऊपर उस ऑर्गेनिज्म की बोन्स के इम्प्रेशन बन जाते हैं, उसको भी हम फोसिल कंसीडर करते हैं। तो फोसिल्स दो टाइप की, या तो इम्प्रेशंस मिलते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म के ही रिमेनिंग पार्ट, बोन्स वगैरह, फीदर्स या कुछ भी इस टाइप के स्ट्रक्चर्स, दो टाइप के। तो अगर एज इट इज जैसा हो जब उसकी डेथ हुई बिल्कुल ऐसा ही है तो उसको हम बोलेंगे इंटेक्ट फोसिल। मतलब जब डेथ हुई तब बॉडी जैसी थी बिल्कुल आज भी ऐसी की ऐसी है, अगर ऐसे फोसिल मिल रहे इंटेक्ट। और ऐसे फोसिल जनरली कहाँ पे पाए जाएंगे? आइस वाले एरिया में, जहाँ पे बर्फीला एरिया, वहां पे फोसिल्स, वहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो ऑर्गेनिज्म कभी भी डिकम्पोज क्यों नहीं होता है? टेम्परेचर नहीं मिलता। टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है। और डिकम्पोजिशन कौन कराता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कराता है। और इतने कम टेम्परेचर पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ही नहीं पाते, तो इसलिए इसकी बॉडी डिकम्पोज ही नहीं होती। तो इंटैक्ट फोसिल्स कौन से फोसिल्स होते हैं? अनएल्टर्ड फोसिल्स। अनएल्टर्ड फोसिल्स। एक होते हैं मेरे पास पेट्रीफाइड फोसिल्स। पेट्रीफाइड फोसिल्स वो फोसिल्स होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक पार्ट था वो सारा का सारा ऑर्गेनिक पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया। उसको बोलेंगे पेट्रीफाइड फोसिल्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। टाइप के फोसिल्स के बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म की का इवोल्यूशन कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ। और जनरली अगर आपको कभी भी बेस्ट स्टडी करनी है फोसिल्स की तो आप कौन सी रॉक्स पे करेंगे? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। सेडिमेंट्री रॉक को बेस्ट रॉक माना जाता है टू स्टडी द फोसिल्स। देख लो इसको, सेडिमेंट्री रॉक समझते हो ना, जो लाइमस्टोन्स वगैरह से बनी होती हैं, ये लाइमस्टोन या फिर
सैंडस्टोन। मैम क्यों होती है हमें अच्छी मैम? क्या क्या? हमें अच्छी इसलिए होती है क्योंकि उनपे इम्प्रेशन पड़ जाते हैं जो क्योंकि गूंज इनकी पर। इम्प्रेशन बहुत अच्छे से बन जाता है, ये ज्यादा हार्ड नहीं होती। इसके अंदर अलग अलग लेयरिंग्स प्रेजेंट होती हैं इन रॉक्स में। जैसे लेयरिंग्स का भी अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं, इसको लिख लो पहले, आगे स्लाइड पे बता हो गया मैम। ठीक है ना। अब एक चीज है, ये अर्थ है, अर्थ का फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था। अर्थ का सेंटर वाला पार्ट में कर दो। मोल्टन आयरन है बेटा, स्लाइड पे मैं शेयर भी कर दूंगी आपको। सेंटर ओके में मैम। मोल्टन आयरन रहता है और ये ऊपर ट्रस्ट वाला पार्ट है। और आप लोग अर्थ के ऊपर यहाँ खड़े रहते हो या नहीं? अलग अलग लेयरिंग है। लेट्स सपोज एक आपको फोसिल यहाँ मिल रहा है, एक फोसिल यहाँ मिल रहा है, एक फोसिल यहाँ मिल रहा है। 1 2 3। अगर आपको फोसिल की एज पता करनी है कि भाई ये कितना पुराना फोसिल है, तो जो सबसे नंबर 1 वाला फोसिल वो सबसे यंग फोसिल होगा या नहीं होगा? यस और Yes. 3 वाला होगा वो सबसे ओल्ड फोसिल होगा। तो ऐसे हम वहां पे पता कर सकते हैं ना कि भाई ये किस टाइम पीरियड की बात चल रही हो। यस मैम। थोड़ा सा हम वहां से ईयर्स का बता सकते हैं कि कितने ईयर पहले हुआ होगा। इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं हम रिलेटिव डेटिंग, डेटिंग मेथड से। और ये जनरली जो रॉक होती है ना, ये वाला जो प्रोसेस, लेयरिंग वाला जो प्रोसेस है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही पॉसिबल होता है सबसे इजीली, बाकी रॉक्स में पॉसिबल ही नहीं होता। सेकेंड प्रोसेस होता है हमारे पास एब्सोल्यूट डेट। देखो रिलेटिव डेटिंग में मतलब होता है एक रिलेटिव डेट बता देना रिलेटिवली, और एब्सोल्यूट में एक प्रॉपर बता देना कि भाई एग्जैक्टली इसकी फोसिल की कितना पुरानी हो गया, फोसिल की एज मैम क्या होगी। कार्बन डेटिंग। हाँ, कार्बन डेटिंग इसके अंदर आता है। 2 टाइप की डेटिंग आता है इसके अंदर, यूरेनियम डेटिंग एंड कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के अंदर क्या होता है, C14 जो होता है ना, जैसे जैसे टाइम पीरियड चलता है ये N14 में कन्वर्ट होता चला जाता है। और ये इसका हाफ लाइफ स्पैन होता है। ये उसमें पढ़ा होगा ना हाफ लाइफ स्पैन, आपने केमिकल काइनेटिक्स में। यस मैम। हाफ रह जाता है कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके। और कार्बन 14 को नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होने में कितने टाइम लगता है? 5760 ईयर्स लगता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि भाई किसी भी फोसिल का जितना भी कार्बन कंपाउंड था वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है, 50% नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है, तो इतनी तो गारंटेड बात है कि वो 5760 ईयर्स पुराना तो होगा ही होगा। तो एक एब्सोल्यूट डेट पता चल जाएगी हम लोगों को। यस मैम। ऐसे ही सेम यूरेनियम के अंदर होता है। यूरेनियम होता है 238, यूरेनियम कन्वर्ट होता है लेड में 207। ये भी इसका हाफ लाइफ स्पैन यहाँ से पता चल जाता है। इसको कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। तो अगर कहीं पे यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स वो कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना पता लगा सकते हैं कि कोई फोसिल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना है या मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है, थाउजेंड्स या मिलियंस। ये सामिया डीके बोल दो, या फिर ये ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस निकालते रहते हैं। तो कितना इनके अंदर रेडिएशंस डेवलप हुई उस बेसिस पे बताया जा सकता है। हो गया मैम। अब इसी का एक और एक एग्जांपल है हमारे पास बहुत अच्छा, आर्कियोप्टेरिक्स, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। टेरिक्स को एक मिसिंग लिंक माना जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या कंसीडर किया जाता है? दिस इज अ मिसिंग लिंक। मिसिंग का मतलब क्या है कि भाई ये आज के टाइम में नहीं है ना, एक्सटिंक्ट हो चुका है। यस। और लिंक का मतलब क्या है यहाँ पे कि किसी दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। किस किस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है? ये आपके रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का। मतलब इसके अंदर रेप्टाइल, जब हमको आर्कियोप्टेरिक्स के जो फोसिल्स मिले, उन फोसिल्स के अंदर हम लोगों को मिला कि भाई इसके अंदर बर्ड वाले कैरेक्टर भी है, रेप्टाइल्स वाले कैरेक्टर भी है। तो यहाँ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं चीज पता चली कि बर्ड से ही रेप्टाइल्स आए होंगे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स एक दूसरे के एंसेस्टर्स होंगे। इससे ये चीज पता चली। तो फोसिल्स के बेसिस पे आर्कियोप्टेरिक्स, आज के टाइम में आर्कियोप्टेरिक्स तो ऑब्वियसली बातें नहीं मिलेगा, इसके फोसिल्स से हम लोगों को पता चली ये चीज कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स एंसेस्टर्स में काउंट होते। कनेक्टिंग लिंक इसको माना। आगे यहाँ तक समझ में? यस मैम।
देखो ये इन्होंने यहाँ पे फोसल्स के बारे में बताया। फोसल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। सबसे बेस्ट रॉक सेडिमेंट्रीज के ऊपर, बिकॉज इजीली इंप्रेशन बन जाते हैं। देखो ऐसे इंप्रेशन, अर्थ की अलग अलग क्रस्ट होती है, लेयर्स होती है, जिनको हम सेडिमेंट्री लेयर्स बोलते हैं। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक को बेस्ट रॉक माना जाता है स्टडी करने के लिए। जैसे कि हमारे पास ये फिश है, इसके ऐसे फोसल्स बन जाएंगे। ये हमारे पास फोसल अवेलेबल है और ये प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म ऐसे, इसके फोसल्स अवेलेबल ऐसे थे। ये था, ये देखो फोसल्स, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, इसके फोसल्स हमको इस फॉर्म में मिले थे। ये क्या दिख रहा है हम लोगों को? इम्प्रेशन है ना, एक टाइप से यस इम्प्रेशन है, बोन्स नहीं है, दीज आर द इम्प्रेशंस। ऐसे ये प्रॉपर एनसीईआरटी का लाइन इन्होंने दिया हुआ है, इसको देख लो जरा एक बार। Evidence that evolution of life forms indeed taken place on Earth has come from many quarters. Fossils की definition दिया, fossils are remains of hard parts of life forms found in rocks. Rocks form sediments and a cross section of earth crust indicate कराता है कि arrangement of sediments one over the other during the, वही आपका ना फर्स्ट लेयर में मिल रहा है, सेकंड लेयर में मिल रहा है, थर्ड लेयर में मिल रहा है, फोर्थ लेयर में मिल रहा है, अलग अलग फोसल्स मिल रहा है। फर्स्ट लेयर में मिल रहा है तो हम इन अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स के बेसिस पे हिस्ट्री बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? यस डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फोसल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। जो हमारे रॉक की सेडिमेंट्स है उसके अंदर अलग अलग टाइप के फोसल्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग सेडिमेंट्स, पर्टिकुलर सेडिमेंट्स बनने की वजह से। जैसे कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म डायनासोर्स के बारे में हमें पता चला। A study of fossil in different sedimentary layer, ये हमको क्या बताया है? उसका जियोलॉजिकल पीरियड बताएगा या नहीं बताएगा? क्यों, कितना ज्यादा पुराना होगा पीरियड, एक हमको एक्सप्लेन करके देगा। वही चीज इन लोगों को एक बार, इसी को हम आपका पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कंसीडर करते हैं जब हम फॉसिल्स की स्टडी करके। फिर नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। पहला पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, सेकंड थे हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देखो क्या बताता है, इसको सिंपली ऐसे समझना। क्या किया गया, बहुत जैसे कि हमारे पास फिशेस है, हमारे पास रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स है, इन चारों के एम्ब्रियो को देखा गया है। हाँ, ये स्ट्रक्चर में देखा गया है। ये फिश का एम्ब्रियो है, ये आपका रेप्टाइल, ये टोर्टोइस का दिया हुआ है, चिक का दिया हुआ है, रेबिट का दिया हुआ है, मैन का दिया हुआ है। इन सबकी जो अर्ली स्टेजेस आप देख लो, सबकी ऑलमोस्ट सेम है या नहीं है? सेम है ना। लेकिन जैसे जैसे इनके अंदर डेवलपमेंट होता जा रहा है, चेंजेस आते जा रहा है, कि लास्ट वाली स्टेज आप चेक करो तो इस सब डिफरेंट है कि भाई ये सब के सब जो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इनकी अर्ली स्टेजेस, इनके जो एम्ब्रियो है वो कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, सेम है सबके अंदर। देखो हमारे अंदर गिल स्लेट्स का कोई काम नहीं है, लेकिन मेन के अंदर भी जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, आज के टाइम में भी जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर गिल स्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे जब डेवलप होता है, वो कंप्लीट फीटस में डेवलप होता है, वो वहीं पे रिमूव आउट हो जाते हैं, फिटस अपीयर हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई जो मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, फिशेस है, ये सब इवोल्यूशन से बने। जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना एनिमल किंगडम, वो एनिमल किंगडम के फाइलम्स ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, वो इवोल्यूशन का ट्रेंड हम लोगों को बताता है कि भाई सबसे पहले हमारे पास सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आए थे, फिर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल से धीरे धीरे प्लेटीहेल्मिन्थीज आए। वो पूरा का पूरा एक पैटर्न हमको समझाता है। जैसे कि आपको पैटर्न में एक चीज देखोगा कि जो हमारा सबसे पहले वाला फाइलम होता है पोरीफेरा, वो एसिमेट्रिकल होता है, उसके अंदर सिमेट्री नहीं हुई, धीरे धीरे इवोल्यूशन आया। पहले दो में रेडियल सिमेट्री आती है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में, फिर उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री आ जाती है सबके अंदर। आता ही नहीं आता है। पहले बॉडी के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं है, कोई ऑर्गेनिक, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। धीरे धीरे सारे के सारे सिस्टम्स डेवलप होते चले जाते हैं, तो वो इवोल्यूशन का ट्रेंड हमें बता, वो भी इवोल्यूशन का ही ट्रेंड आप लोगों को एक्सप्लेन करके देखता है। तो यही देखो लाइन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन was also proposed by Ernest Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates। सभी के सभी vertebrates के अंदर जो embryonical stages थी वो common थी, but वो observation मतलब जो common features है वो adults के अंदर absent है या नहीं है? यस मैम। For example, embryos on all vertebrates, सारे vertebrates का जो embryo है उसके अंदर क्या है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, डेवलप अ रो वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, सबके अंदर वेस्टिजियल गिल स्लिट्स है बिहाइंड देयर हेड, बट
वो सिर्फ फंक्शनल आज के टाइम में किसमें है? फिशेस में, बाकी सब में फंक्शनल नहीं है। एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट। इसका मतलब हर कोई किसी से बना है, फिशेस रेप्टाइल्स धीरे धीरे ऐसे डेवलप हुआ है। लेकिन ये थ्योरी किसके थ्रू डिसअप्रूव कर दी गई थी? डिसअप्रूव ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इसको हाईलाइट कर दो। जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट था ना, ये आपका थ्योरी अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट ने दिया, लेकिन इसको डिसअप्रूव कर दिया गया। दीपांशु एनी डाउट? मैम जो आपने पीछे पिक्चर दिखाई थी, तो मैम उसमें म्यूटेशन हुआ है या फिर लिंकेज शो कर रहा है? पिछले वाली अच्छा, ये एम्ब्रियो वाला? एम्ब्रियोलॉजिकल। ये यस बेटा मैम। ये म्यूटेशन नहीं है, म्यूटेशन है, इवोल्यूशन है। ये इवोल्यूशन कि जैसे जैसे आप लोगों ने आगे जाके ना एक थ्योरी आप पढ़ोगे कि जब हम अपने ऑर्गन्स का यूज करना बंद कर देते हैं, चाहते हैं ऑर्गन्स, तो ह्यूमंस के अंदर गिल स्लिट्स का कोई यूज नहीं था, तो डिसअपियर होते चले गए। फिशेस थी सबसे, फिशेस के अंदर गिल स्लिट थी। धीरे धीरे फिशेस ने क्या किया? अपने अंदर इवोल्यूशन किया और वो उससे एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में शिफ्ट होना लगी। अभी तो हमारे पहले एक्वेटिक है, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल आने स्टार्ट हुए। एग में शिफ्टिंग करता है, एग के बाहर एक कैल्सेरियस हार्ड कवरिंग बनाता है। किसमें रहता है? टेरेस्ट्रियल में रहता है, बिकॉज टेरेस्ट्रियल वाले ऑर्गेनिज्म को ज्यादा खतरा रहता है अपने एग के डिस्ट्रॉय होने का। यश ऋषि, तो मैम मतलब जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने इवोल्यूशन मतलब किया ही क्यों होगा? क्योंकि आज के टाइम पे भी तो फिर कर सकते हैं। बोल अपना क्वेश्चन। किसने इवोल्यूशन किया होगा? मैम जो ऑर्गेनिजम्स थे वो मतलब उन्होंने क्यों किया होगा? मतलब आज के टाइम पे भी तो वो है, फिर कर सकते हैं वो खुद भी। से नहीं होता बेटा, ये खुद से इवोल्यूशन नहीं होता, ये टाइम के साथ होता चला जाता है इवोल्यूशन। क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं नहीं आते हैं। इवोल्यूशन एक अनवांटेड चेंज है जिसको आप रोक नहीं सकते, अनस्टॉपेबल है। ये किसी की विशेष से नहीं होता कि भाई फिशेस चाहती नहीं थी रेप्टाइल में, और जैसे जैसे उन लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती चले गए, अपना तो अमाउंट बढ़ाती चले गए, लेकिन धीरे धीरे उनके कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतना ज्यादा वेरिएशन आ गए कि वो धीरे धीरे उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि वो एक्वेटिक से निकल के टेरेस्ट्रियल आ गई। एकदम से टेरेस्ट्रियल नहीं आ पाई थी, इसीलिए फिशेस के बाद एम्फीबियंस बने थे पहले, जो वाटर में भी रहते थे, उसमें भी टेरेस्ट्रियल भी रहते थे। फिर उसके ऑर्गेनिजम्स हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर वेरिएशंस है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ये 1-2 साल में फिशेस से डायरेक्ट मेंस बन गए थे। लाइक मैम अगर हम कोई भी हमारा ऑर्गन है फंक्शनिंग बंद कर, मतलब धीरे धीरे फंक्शनिंग उसकी कम कर देंगे, धीरे धीरे फंक्शनिंग आगे जनरेशन में धीरे धीरे कम हो जाएगा, आगे जनरेशन में ट्रांसफर ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, वो ट्रांसफर जैसे स्नेक्स है, स्नेक्स के पास पहले लिम्स होते थे, हाथ और पैर होते थे। आपने देखा है आज तक कोई ऐसा स्नेक जिसके पास हाथ और पैर हो? नहीं देखा। उनके पास थे, पहले थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को ब्यूरो में छोटे छोटे होल्स में छिपाने के लिए उनको बहुत ज्यादा स्कैटर्ड, बहुत ज्यादा ना उसको लाइक ऐसे ना बिल्कुल ऐसे चिपका के रखते थे अपनी बॉडी से, यूज ही नहीं करते थे। गायब हो गए ऐसे। तो अपने ब्रेन का भी सोच लो, थोड़ा यूज कर लिया करो उसका। नहीं यूज करोगे तो हो सकता है वो गायब हो जाए आपकी आने वाली जनरेशन में। अच्छा, इसीलिए इसीलिए एक चीज भी बोला जाता है भाई, जिसके मम्मी पापा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उसके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। यस मैम। एक पूरी फैमिली का ट्री होता है कि भाई हर कोई इंटेलिजेंट है उनकी फैमिली में। उनके दादा दादी भी प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, उनके भी एंसेस्टर्स बहुत अच्छी पोजीशंस पे थे, तो उनके बच्चे भी ऑटोमेटिकली अच्छी पोजीशन पे चले ही जाते हैं। मैम वो तो जीन की वजह से होता है ना, उनमें जीन का ट्रांसफर होता है, तो उनमें कुछ उनके एंसेस्टर्स ने अपने ब्रेन का सबसे ज्यादा यूज किया, अपनी ब्रेन कैपेसिटी जितनी थी वही सारी लगाई, तो बच्चों के अंदर भी वही चीज ट्रांसफर हुई। क्यों डॉक्टर ही बन जाता है, वो आवारा नहीं फिरते। आज के टाइम में चलो एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन मैक्सिममली तो यही होता है ना, अब तक तो यही होता है। यस मैम। और ऐसा भी होता है जिसके मम्मी पापा बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, उनके बच्चे पढ़ जाते हैं, वो भी वेरिएशन होता है। यस मैम। तो ये सारी चीजें ना टाइम के साथ होती है। इन सब के पीछे रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर, जैसे सुबह वाले लेक्चर में बताया था ना, क्रॉसिंग ओवर चल रहा है, साइनेप्सिस चल रहा है, यस वो मैम। ना होगा तो कुछ नहीं होगा, सब उसी की तो वजह मैम से। मतलब हमारे एंसेस्टर फिश थे। हमारे एंसेस्टर्स फिशेस थे, फिशेस से भी छोटे, भाई हम सब तो प्रोकैरियोट से आए हैं, ये फिशेस भी तो प्रोकैरियोट से आई है, तो हमारे एंसेस्टर्स बैक्टीरिया थे। मैम अभी हमारा जो और हम सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म कौन सा है, हम कौन सी स्पीशीज है अभी तक जो लाइव है? उसको तो बेटा मेरे को आइडिया नहीं है, जो अगर आप हम लाइफ की कॉकरोच है बात क्या? करें। हम हमारे सर कहते हैं, मतलब इंग्लिश वाला सर कहते हैं कॉकरोच है। कॉकरोच। और तो कौन मैम है? हमारे भी नाम कहते हैं कॉकरोच। मतलब चैप्टर है ना वो इंग्लिश में, तो उसी में कह रहे थे कि हो सकता है कि कॉकरोच कॉकरोच कह रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा सर्वाइव कर सकता है ना एक्सट्रीम टेम्परेचर वगैरह। मुझे नहीं लगता कॉकरोच, इंसेक्ट्स हो सकता है, इंसेक्ट्स, मैम टर्टल्स भी तो हो सकते हैं। टर्टल्स भी हो सकता है। हम 200 years मैक्सिमम हो 100 ईयर 150 ईयर्स तक होती है तो टर्टल्स की तो। मैम बट इन सबको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर कैसे हो सकते हैं? नहीं, इतने भी पुराना कोई नहीं होगा कि ऐसे टाइम में होगा जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। सबसे हाँ, पहले मतलब तो उसकी आरएनए स्पीशीज वर्ल्ड आ आया रही है था, ना। हाँ, मतलब उसकी स्पीशीज चली आ रही है। उसी की स्पीशीज चली आ रही है। बेटा ऐसे तो आप देखो ना, फिशेस के अंदर इवोल्यूशन होके मैन बना है, लेकिन फिशेस तो आज के टाइम में भी है, मैम यस। क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स से बना है, रेप्टाइल्स आज के टाइम में भी है, बर्ड से बना है, बर्ड्स भी आज के टाइम में है, हर कोई आज के टाइम में है, लेकिन वो इवोल्यूशन का ट्रेंड के बेसिस पे बना है सब कुछ, धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता चला गया। मैम डायनासोर भी है क्या? नहीं, डायनासोर्स, मैम वही हो। हम लिजर्ड्स को तो कह सकते हैं डायनासोर्स डायनासोर वगैरह। एक्सटिंक्ट। क्या क्या? हम लिजर्ड्स वगैरह जो हमारी है इनमें तो डायनासोर कह सकते हैं, क्योंकि मॉनिटर लिजर्ड वगैरह ऐसे लिजर्ड्स तो हम डायनासोर जैसे एक्ट करते हैं। ये सब रेप्टाइल्स में आती है ना, लिजर्ड्स वगैरह, यस मैम। और डायनासोर्स भी हमारे रेप्टाइल्स में आते थे भाई, ऐसे तो रेप्टाइल्स की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हर चीज के बहुत सारे एग्जांपल है। ऐसे एग्जैक्टली मोनिका, कोई डाउट है आपका? किंग क्रैब का ब्लड नीला होता है, वो तो कॉकरोच का भी होता है, कलरलेस होता है, मतलब हिमोसाइनिन बिकॉज उसके अंदर होता है। देखो, तो ये वाली चीज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में याद रहेंगे साइंटिस्ट के नाम, यस। अर्नेस्ट हैकेल यस मैम। एंड कौन सा, कार्ल अर्नेस्ट, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अर्नेस्ट हैकेल और ये कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर है। ये जो अर्नेस्ट हैकेल है ना, इन्होंने जो थ्योरी दी ना हमको कि भाई हर कोई एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में सेम है, फिर एडल्ट में, इस थ्योरी का नाम पता है क्या था? रिकैपिचुलेशन थ्योरी। कैपिचुलेशन थ्योरी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी हमको बताती है ओंटोजेनी, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिकैपिचुलेट मतलब रिपीट करता है फाइलोजेनी। जैसे वो ओमनी सेलुला ई सेलुला है ना, यस मैम। यस मैम। सेम ऐसे ही एक इन्होंने लाइन दे दिया, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे डेवलपमेंट है ना, वो हर एक इंडिविजुअल, हर एक वर्टिब्रेट्स के अंदर सेम है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही हमको फाइलोजेनी के बारे में अच्छे से बताता है, लेकिन इसको डिसअप्रूव कर दिया हमारे कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर साइंटिस्ट ने। इन्होंने ये बोला, ही नोटेड दैट कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल, कि जो एम्ब्रियो में जो कैरेक्टर्स है वो कभी भी एडल्ट के अंदर पास होते ही नहीं, इन्होंने बोल दिया सिंपली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पहला एविडेंस हमने पैलेंटोलॉजिकल पढ़ लिया, सेकंड एविडेंस हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ लिया। अब थर्ड एविडेंस आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एविडेंस है, जिसके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ही, कंपैरेटिव एनाटॉमी एविडेंस। मतलब एनाटॉमी के बेसिस पे हम लोगों ने बोल दिया कि भाई कैसे कैसे आपके ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। मैम भले ही हमें हमारी इंटेलिजेंस अपने पेरेंट्स से मिली है, लेकिन ब्रेन की एक खासियत भी तो है कि अगर आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं है तो भी बात बात क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन। हाँ एग्जैक्टली, इसके ऊपर भी थ्योरी पढ़ेंगे भाई, जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज करोगे ना, ऑर्गन उतना ज्यादा डेवलप होता चला जाएगा। आप एक महीना बिल्कुल जम के पढ़ाई करके देख लो, आपको खुद फील होगा कि आपकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई है, आप चीजें ज्यादा टाइम तक मेमोराइज कर पा रहे हो। और आप एक महीना कुछ मत पढ़ो भाई, बुक्स को हाथ ही मत लगाओ, फोन ही फोन चलाओ बैठ के, उसके बाद पढ़ के देख लेना, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे।
बिल्कुल मैम भी बड़ी नहीं गई है, पढ़ाई हो पाएगी। 11th में आया, 10th से 11th में आया तो बड़ी गई थी मैम कैपेसिटी अपना। कुछ नहीं पढ़ा पाओगे, सच्ची बता रही हूँ। तो ये सब हमारा यूज और रीयूज पे है। मैम तो वही अब तो कोरोना की वजह से सारे बच्चे बुद्धू हो गए। क्योंकि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था भाई, ऑनलाइन टेस्ट होते थे, ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे, और उसमें तो सबको पता ही है क्या होता था। देखो, होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालोगस स्ट्रक्चर, इसके ऊपर गारंटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका ओरिजिन क्या है, सेम है, बट दे हैव अ फंक्शन डिफरेंट फंक्शन है। एनालोगस में ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट है डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। बट फंक्शन सेम है। याद रखना है कि किस टाइप का इवोल्यूशन दिखाएगा। तो घरों में क्या रहता है, एसी रहता है, नहीं एसी। यस मैम। ए मतलब एनालोगस, सी मतलब कन- कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये हमको दिखाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और यहाँ पे आपका आता है एच, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट याद रखना है इसको, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अभी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट वो उसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि सारी की सारी लाइट रेज आ रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, सारी की सारी लाइट Yes, रेज ma'am. डाइवर्ज हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में, वही वाला कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है बिल्कुल। देखो सिंपली एग्जांपल से आपको बताती हूँ मैं, इसका मतलब क्या है। होमोलोगस में ओरिजिन सेम है, मतलब आप सबके सबका ओरिजिन सेम है, बिकॉज आप सब लोग दिल्ली से हो। अब क्या होगा, आप लोग अपनी 12th करोगे, 12th करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको दिल्ली का कॉलेज मिल जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको बिहार का, जिनको यूपी का, जिसको हिमाचल का, किसी को कर्नाटका का, किसी को तमिल का, अलग अलग कॉलेजेस मिल जाएंगे अलग अलग स्टेट्स के। आप लोग का ओरिजिन सेम है, लेकिन आप लोग अलग अलग जगह डाइवर्ट हो जाओगे। तो डाइवर्ट हो जाओगे, सबका टॉकिंग सेंस सेम हो जाएगा। दिल्ली वाले दिल्ली टोन में बोलेंगे, यूपी वाले यूपी टोन में बोलेंगे, हिमाचल वाले अलग टोन में, तमिल वाले जहाँ जो तमिल में चले जाएंगे वो तमिल के अलग टोन बोलेंगे। तो मतलब काम करने का तरीका, फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाएगा। जितने अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे उतना ही अच्छा फंक्शन होगा आपका। यस ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो डाइवर्ज हो रहे हो ना आप लोग, सबके सब फैल रहे हो अलग अलग जगह, Yes, ma'am. डाइवर्ज। यस दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस में क्या है, भाई मैंने क्या किया, अलग अलग, जैसे एक सपोज एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आते हैं, नहीं आते हैं, हर Yes. सबका ओरिजिन डिफरेंट है, Yes, लेकिन ma'am. उस कॉलेज का एक कॉमन रूल्स है। तो सबके सब आके एक कॉमन ही रूल्स फॉलो करते हैं, ऐसे समझ लो एक कॉमन ही यूनिफॉर्म में आ जाते हैं सबके सब, चाहे कोई कितने अमीर फैमिली से आए, चाहे कोई कितने ही लो बैकग्राउंड से आए, Like अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जगह से उठा के उन सबको एक जगह कन्वर्ज कर दिया है। डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन से उठा के सबको एक जगह कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली बात है, सबका काम करने का तरीका सब कुछ सेम हो जाएगा, बिकॉज सबके सब बैठ के साथ एक साथ पढ़ाई करेंगे। मैम आगे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता क्या है, अब इसके एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आप लोगों को एग्जांपल्स दे देंगे और एग्जांपल देके पूछेंगे। पहला एग्जांपल, मैन, व्हेल, कैट, पेट। मैन, व्हेल, कैट, बेड या फिर चीता भी इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है। इनके जो फोर लिम्स है वो कैसा दिखाता है भाई, ओरिजिन सेम है, सबके अंदर रेडियस, अन्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, टार्सल्स ये सब है, लेकिन फंक्शन अलग अलग कर रहा है। मैन के फोर लिम्स उसको चलने में हेल्प करता है, व्हेल के फोर लिम्स उसको स्विम करने में हेल्प करता है, कैट के फोर लिम्स उसको दौड़ने में हेल्प करता है, चीता के भी दौड़ने में, बैट उड़ने में हेल्प करता है। ओरिजिन सेम है, रेडियस, अन्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फंक्शन डिफरेंट हो गए या नहीं हो गए। यस मैम तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोलोगस। और इवोल्यूशन कैसा है, डाइवर्जेंट। हॉर्न्स ऑफ बोगेनविला एंड टेंट्रिल ऑफ कुकुरबिटा। आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में ऑक्सिलरी बर्ड पढ़ा होगा, ऑक्सिलरी बर्ड। सार्थक का डाउट है, सार्थक हो गया था। ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी बर्ड, ऑक्सिलरी बर्ड समझते हैं, एक एंगल पे जो बर्ड डेवलप होती है, ये मेरा स्टेम है, ये मेरे पास यहाँ पे लीफ है, इसके एंगल पे जो बर्ड डेवलप होती है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। अभी ऑक्सिलरी बर्ड ने क्या किया, ओरिजिन सबका सेम है, थॉर्न्स का भी टेंड्रिल का भी, दोनों किसके मॉडिफिकेशन है, ऑक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है, लेकिन थॉर्न का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना,
यस मैम। और टेंड्रिल का काम क्या होता है? हेल्प करना चढ़ने में। हेल्प सपोर्ट देना, सपोर्ट देना। अटैचमेंट में हेल्प करना। ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट दोनों के। तो Yes, दिस इज ma'am. आल्सो एन एग्जांपल ऑफ Analogous structure. Homologous. homologous Origin. होमोलोगस हो गया। ओरिजिन सेम है, ऑक्सिलरी वर्ड, फंक्शन डिफरेंट है। Okay, ma'am. तो एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लिख लेना यहाँ पे, फोटो नहीं लगाया हुआ बस मैंने यहाँ पे, विंग्स ऑफ बर्ड्स, ऑफ बर्ड्स एंड लिम्स ऑफ horse या फिर फ्लिपर ऑफ व्हेल। सबका सेम है, फंक्शन अलग अलग है। ये उड़ने में हेल्प करती है, तोड़ने में हेल्प करता है, व्हेल स्विम करने में हेल्प। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल हो जाएगा। अब आ जाते हैं एनालोगस। एनालोगस में क्या आता है? ओरिजिन अलग अलग है, बनी अलग अलग चीज से है, लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करता है। जैसे हमारे बर्ड्स के फीदर्स है और हमारे बटरफ्लाई के जो विंग्स है, ये दोनों के दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। बिकॉज Yes, जो ma'am. बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई इज ऑर्थ्रोपोडा। Orthopoda. ऑर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है काइटिनियस होती है, नहीं होते हैं? यस मैम। और जो विंग्स होता है बर्ड, वो कैसे होता है? फेदरी होता है, काइटिन से बनी नहीं होते। ओरिजिन अलग अलग है, काम सेम कर रहा है, दोनों उड़ने में हेल्प कर रहा है। That's why this is example of analogous organ. एनालॉगस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स होते हैं, दोनों के दोनों फ्लिपर्स का ओरिजिन डिफरेंट है, काम सेम करता है स्विमिंग में। ओरिजिन अलग अलग है तो फंक्शन सेम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। पोटैटो और स्वीट पोटैटो। पोटैटो जो है वो आपका, क्या में ये आपका स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का मॉडिफिकेशन है। और जो पोटैटो आलू जो खाते हैं, किसका मॉडिफिकेशन है? सेम। ओरिजिन अलग, बट दोनों का काम क्या है? फूड स्टोर करना। Yes, ma'am. तो फंक्शन सेम हो गया, तो ये भी हमारे पास Analogous structure. हो गया। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेना, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड mammals ओरिजिन डिफरेंट है, बट फंक्शन दोनों के दोनों देखने के। लिख लो इसको जल्दी से। देख लिया मैम। Yes, ma'am. इवोल्यूशन को कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते दीपांशु। Man से Never फिर reverse. सूर्य बनेगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये भी बहुत मस्त टॉपिक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिसअपियर हो चुके हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन व्हिच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है विजडम टूथ। निकला है किसी को विजडम टूथ? ma'am. नाम तो सुना होगा ना, विजडम टूथ या फिर अक्कल चाट जिसको बोलते हैं। यस मैम। yes ma'am बहुत पेनफुल होता है, लिटरली बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। मेरे को तो 2-3 बार, मतलब पेन तो हो जाता है, उसका स्टार्ट निकलती कभी है नहीं। मैम Around appendix 20 तो होता है वेस्टाइजल। हाँ, अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल होता है। ये ना अराउंड आपका 20 की एज के बाद, तो 17, 18, 19, 20, 21 में एज होता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है। मेरे को तो बहुत बार स्टार्ट हुआ है निकलना। तो विजडम टूथ, अब देखो हमारा पूरा का पूरा जो बिल्कुल डिफाइंड है, जगह नहीं है विजडम टूथ की। क्यों इतना ज्यादा पेनफुल होता है? जगह नहीं है, निकलने की कोशिश कर रहा है, आसपास के टीथ में प्रेशर लगाएगा, रूट से ओरिजिनेट होता है, रूट से, तो पेनफुल तो होगा ही होगा। थर्ड मोलर को बोलते हैं ना विजडम टूथ। तो ये हमारे पास, बिकॉज दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। सेकेंड वेस्टिजियल ऑर्गन, सेकेंड वेस्टिजियल ऑर्गन, ईयर्स के अंदर ऑरिक्यूलर मसल होती है। ईयर पिन्ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, जो अपने ईयर्स को बिना हैंड लगाए कुछ भी लगाए ना रोटेट करा देता है, मूव करा दे सकता है ईयर पिन्ना को। देखा ना, आप लोगों में से भी है कोई जो ऐसे ऐसे काम करता है? No, ma'am.
इसको बोलता है ऑरिक्यूलर मसल्स ऑफ ईयर्स। हमारे ईयर्स की जो ऑरिक्यूलर मसल्स होती है वो। अंशिका, अंशिका रोटेट मूव करा सकती है? अरे वाह, दीपक भी। जब मैं बहुत छोटी थी ना, आई गेस हमारे रिलेशन में था कोई एक ऐसे एक बहुत ओल्ड एज थे, वो करते थे काम, और मेरे को तो बड़ा अजीब लगता था कि कैसे करते हैं। अब समझ में आता है भाई, ये पता है क्या मैम होता क्या था? रोटेट मैम क्या रोटेट कराने के लिए? क्या क्या? अपने ईयर को रोटेट करा दे। जो कान होता है ना, ईयर पिन्ना, उसको हिला सकता है। मैम ये मेजर टेस्ट में आएंगे ना तो बोलेंगे करके मैम दिखा। ज्यादातर डॉग को हिला लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये काम क्यों होता है? जनरली जो आपने देखा होगा ना, कभी भी देखना, जो डॉग्स होता है वो ये काम करता है, रेबिट्स हो गए वो, तो ये क्या करते थे ना, आसपास के सिग्नल्स को ट्रैप करने के लिए करते थे, क्योंकि उनके अंदर ऑरिकुलर मसल होती थी। और मसल्स वॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री ना, तो उस ईयर्स के अंदर ऑरिकुलर मसल होती थी जो कि वॉलेंट्री एक्शन दिखाती थी, हम अपनी मर्जी से उसको मूव करा सकते थे। जैसे मैं अपने हैंड्स वगैरह मूव करा पा रही हूँ, तो ऐसे इसको मूव करा सकते थे। अब ये हमारे इंसेस्टर्स में था, मतलब आप कैट्स वगैरह में देखो, उनके अंदर भी मिलेगा आपका। बिकॉज उनको क्या होता था, आसपास के सिग्नल्स को ट्रैप करने के लिए, आसपास की चीजों को सुनने के लिए मूव कराते थे वो। लेकिन अब के टाइम में तो अगर मेरे को मूव कराना है तो मैं अपनी गर्दन मूव करा के सुन सकती हूँ, इधर की बात सुनिए मैं इधर देख रही हूँ, इधर की बात सुनिए मैं इधर देख सकती हूँ, यस है ना? मैम। अब जरूरत नहीं है ये चीज, इसलिए यूज करना बंद हो गया, तो ये गायब हो गया। ठीक है, ऑरिकुलर मसल। यस लेकिन अभी भी कुछ कुछ लोगों के अंदर ये प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो महान बन जाते हैं ये चीज करके। और एक और चीज एग्जाम्पल है इसका, आप लोगों ने बहुत सारे केसेस न्यूज में भी सुना होगा कि बहुत सारे जो बच्चे आज के टाइम में पैदा हो रहे हैं ना, उनके पूंछ होते हैं, टेल होती है छोटी सी हाँ यस टेल। मैम। उस टेल को बोलते हैं कॉर्डल वर्टिब्रा। क्योंकि जब हम यस मैम। पहले के जो, बिकॉज इसी से ना देखो हम लोगों को एविडेंसेस भी पता चल रहा है कि भाई हम सब लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो अभी के टाइम में एनिमल्स है, उन टाइम उन्हीं से ओरिजिनेट हुआ है। टेल थी, टेल क्या काम करती थी? बैलेंसिंग ऑर्गन थी। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। तो दो हाथ और दो पैरों से चलते थे, बैलेंसिंग। और हम लोगों ने सीधा चलना शुरू कर दिया, जैसे पैरों पैरों से चलना शुरू कर दिया, तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए यूज करना बंद कर दिया, तो गायब हो गई। लेकिन एंसेस्टर्स में थी, एंसेस्टर्स में थी, इसलिए आज के टाइम में भी किसी किसी के अंदर ये आ जाती है। ऐसे ही जो एब्डोमन वाला पार्ट होता है ना, स्टमक वाला पार्ट, बिकॉज सबके सब क्या टेट्रापेडल लोकोमोशन दिखाते थे, ऐसे चलते थे देखो। तो जितनी भी ऑर्गन्स है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, प्रेशर ऐसे एब्डोमन मसल्स पे लग रहा है, नहीं लग रहा है? यस मैम। एब्डोमन पे लग रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मसल्स होना जरूरी है, नहीं है? यस है जरूरी। तो पहले यहाँ पे सेगमेंटल मसल्स होती थी, सेगमेंटल है तो अभी भी, लेकिन वो दिखती थोड़ी ना, इसीलिए लोग जिम जाते हैं ना। बाइसेप्स क्या होता है? वो बाइसेप्स सेगमेंटल मसल्स ही तो दिखाना होता एट भी तो बना। है, ये सेगमेंटल मसल्स होते हैं। अब तो सबके फैट है इतना, इसलिए नहीं दिखता सेगमेंटल मसल्स। क्यों? इसका काम क्या था? इसका काम था जितने भी ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स को सपोर्ट देने के लिए। लेकिन सबने सीधा चलना शुरू कर दिया, तो सेगमेंटल मसल्स ठीक है। ऐसी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पहले के टाइम में एंसेस्टर्स में थी, लेकिन अब इसका यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का? बिकॉज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया जो जनरली काम करते हैं, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने का काम करता है। और पहले के जो लोग थे, बहुत ज्यादा पुराने इवोल्यूशन के टाइम पे, वो क्या खाते थे? जब घास फूस खाते थे। आगे आप पढ़ोगे कि जो होमोसेपियंस आने से पहले भी जो ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स ही दिखाते थे, उनको जो बिल्कुल बाहर की साइड निकला हुआ होता था, बहुत ज्यादा डेवलप जो होता था, बिकॉज बहुत हार्ड हार्ड चीजें, वो चीजों को पका के नहीं खाते थे, कच्चा खा जाते थे। तो ज्यादा चाहिएगा, नहीं चाहिएगा उनको डेवलप कराने की, उनको एक अच्छे जॉ सिस्टम चाहिएगा। तो उनके अंदर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होते थे, बिकॉज वो हार्ड सब्सटेंस खाते थे, उसको डाइजेस्ट कराने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती थी। अब हम लोग सारी पकी हुई चीजें खाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को जरूरत नहीं है, ये गायब हो गया। अपेंडिसाइटिस का इसका ऑपरेशन होता है, हार्बीवोर्स के अंदर ये प्रेजेंट होता था। ऐसे मैम मेरा निक्टेटिंग ऑपरेशन मैप हुआ था। क्या? मैम मेरा ऑपरेशन हुआ था इसका।
ओके, ऐसे ही हमारे पास ये एक और होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। आपने अपनी आईज के साइड में देखा होगा, बिल्कुल जो नोज के पास में ना, तो बहुत छोटी सी स्किन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्किन, वो निक्टेटिंग Yes, मेम्ब्रेन। ma'am. यस ठीक है, मैम। अभी भी तो है ये थे सारे हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिनका जो अभी भी प्रेजेंट है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और धीरे धीरे चलते चलते बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। एक सेकेंड रुकना, चार्जिंग ऑन करने के लिए, जस्ट अ सेकेंड। इसको लिखोगे कैसे? ये सारे एग्जांपल्स लिख लोगे ना, विजडम टीथ, सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, वर्मिकुलम, Yes, ma'am. अपेंडिक्स, ऐसे करके लिख लो इसको। मैम ऐसा भी बोल रहे हैं अब कि ईयर छोटे होते जा रहे हैं बिकॉज ईयर्स का ज्यादा यूज ही नहीं है। नेक्स्ट एविडेंस आता है हमारे पास। कितने एविडेंस पढ़ लिए हम लोगों ने? 3। पहला पॉजल्स, दूसरा एमक्यू, थर्ड एनाटॉमी वाला, है ना? और वेस्टिजियल ऑर्गन भी तो एक एविडेंस ही है। यस। 4 नहीं हो गए? हाँ 4। अब नेक्स्ट एविडेंस आता है जिसको लेट मी चेक एनसीईआरटी ने इसके बारे में दिया हुआ है क्या। कनेक्टिंग लिंक, पेरिपेटस, मिसिंग लिंक। देखो मिसिंग लिंक की आर्क्योप्टेरिक्स वाला एग्जांपल बता दिया मैंने आप लोगों को। आर्क्योप्टेरिक्स वाला रेप्टाइल्स, ये कैरेक्टर क्या है इसके अंदर? वेन्स है। और हमारे बर्ड्स वाले कैरेक्टर फीदर्स है इसके पास। Does है ठीक है, और ये पेरिपेटस वाला लिख लो। पेरिपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच का? एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच में। Arthropoda. ऐसी जो मेरे पास यूग्लिना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा था। यूग्लिना किसका कनेक्टिंग लिंक है? प्लांट एंड Plant प्लांट एनिमल्स का। क्या इसके अंदर प्लांट्स लाइक कैरेक्टर है? इसकी green pig. फोटोसिंथेटिक है। Chloroform. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल लाइक Flagella. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। मैम पेलिकल भी तो होता है। हाँ पहली Pellicle भी. एनिमल लाइक फ्लेजिला, है ना? ये हो Yes. जाएगा। ठीक है, ये पेरिपेटस हो गया। मिसिंग लिंक का आर्क्योप्टेरिक्स आप लोगों को बता ही दिया है हम लोगों ने। ये धीरे धीरे उन्होंने ये कैरेक्टर बताया हुआ, इसको देख लो, इसके नाम याद रख लेना। कि देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ब्रैकियोसोरस, ब्रैकियोसोरस से टायरेनोसोरस बने। फिर ऐसे ही हमारे स्टीगोसोरस, स्टीगोसोरस से ट्राइकेरोटॉप्स बने। फिर ऐसे ही हमारा आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स से क्रोकोडाइलियन और टेरेनोडॉन के बीच का कैरेक्टर। ऐसे ही इन्होंने दिया। क्वेश्चन इतना ज्यादा इसके ऊपर नहीं आता, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं ये वाला। और इसके बाद 2 और इन्होंने चार्ट दे रखे हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, उनको लेके बड़े परेशान रहते हैं बच्चे। बट इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, इसको इग्नोर भी करोगे तब भी चलेगा। ये होमोलोगस और एनालोगस वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेल, बैट, चीता, ह्यूमंस वाला। ये तो आप लोग कर ही लोगे, ये सारा का सारा वही है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वाला। अब यहाँ से हाँ यही से स्टार्ट कर रहे थे। ये आता है अब हमारे पास डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन का नाम इससे पहले हम लोगों ने कहाँ पे सुना है? हम इस पर एक कार्टून आता है, किसके ऊपर आता है बेटा कार्टून? आता था मैम. डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन एक साइंटिस्ट थे, सबको पता है। देखो डार्विन भी ना एक फिलोसफर के जैसे थे। फिलोसफर क्या बताया था मैंने? फिलोसफर क्या होता है? मैम जो जगह जगह वो ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस करता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? डार्विन को एक काम सौंपा कि भाई आप जाओ, एक जर्नी पे जाओ, आपका जितना भी खर्च है वो सब हम उठाएंगे। 1831 दिसंबर में इनको एक जर्नी पे भेजा गया। 5 साल की जर्नी थी और ये अपनी जर्नी से वापस आए थे 1836। मतलब उनको 5 साल की जर्नी के लिए भेजा गया। लेकिन वो बात अलग है कि अब लोग ये गवर्नमेंट के पैसे पे जा रहे हैं, तो भाई सब सोचते हैं कि गवर्नमेंट पैसे पे जा रहे हैं तो थोड़ा और साल फालतू में रह लेते, क्या ही जा रहे हैं हम लोगों का। फिर मतलब काम सिर्फ 5 साल का था, ये 6-7 साल में वापस आए थे। इनको क्या किया गया? ये किस आइलैंड पे गए? पहला क्वेश्चन बहुत आता है।
ये गैलापेगोस आइलैंड पे गए। याद कर लेना इस नाम को, पहले पढ़ा होगा ना आप लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर स्कूल्स वगैरह में तो हो गया होगा अभी। Yes, ma'am. Yes, नहीं ma'am. पढ़ा। Yes, ma'am. गैलापेगोस आइलैंड। हाँ। इवन ये वाला चैप्टर तो ना मैं अराउंड 8 या 7 या 8 महीने बाद पढ़ा रही हूँ। गैलापेगोस आइलैंड पे गए, कितने साल की जर्नी, 5 ईयर की जर्नी। किस बोट में बैठ के ये गए थे? HMS बीगल बोट में बैठ के गए थे। शिप या बोट, वैसे शिप ही बोलते हैं, शिप में HMS बीगल। किस आइलैंड पे गए? अब ये जो आइलैंड है ना गैलापेगोस आइलैंड, ये छोटे छोटे आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन था। बहुत सारे, जैसे होता है ना एक बड़ा सा जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, या फिर एक स्टेट के अंदर छोटे छोटे सिटीज हैं। किसी फिलोसफर को हम भेजते हैं कि भाई आप जाओ यूपी स्टेट में घूम के आओ, तो उस स्टेट के अंदर छोटे छोटे सिटीज में भी घूमेगा ना वो। Yes, ma'am. ऐसे ये आइलैंड था पूरा। इस आइलैंड के अंदर छोटे छोटे कितने आइलैंड थे? 22 आइलैंड्स थे। यहाँ से भी क्वेश्चन, छोटे छोटे कितने आइलैंड थे? 22 आइलैंड्स थे। गैलापेगोस आइलैंड पे गए कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 years. वहां जाके इन्होंने देखा, सबसे पहले तो इन्होंने मतलब सबसे पहले जिस आइलैंड पे गए उस आइलैंड पे जाके इन्होंने ये देखा कि भाई मतलब हमारे एरिया में तो बहुत छोटी छोटी सी बर्ड्स मिलती हैं, बहुत छोटी छोटी। उस आइलैंड पे इतनी बड़ी बड़ी साइज की बर्ड्स, और इतनी बड़ी बड़ी साइज। सबसे पहले वहां पे बर्ड्स उनको देखने के लिए मिली, उनको रेप्टाइल्स देखने के लिए मिले, उनको लिजार्ड्स देखने के लिए मिली, सब बहुत बड़े बड़े साइज की। उसकी भी आगे थ्योरी आपको समझ में आएगी कि क्यों इतने बड़े साइज की मिले, क्यों छोटे साइज की नहीं थी। उसके पीछे ये था, देखो इन्होंने ये चीज देखा कि पहले एक आइलैंड पे गए, उन्होंने वहां की बर्ड्स को देख लिया, फिर नेक्स्ट वाले आइलैंड पे गए, वहां की बर्ड्स को देख लिया, फिर नेक्स्ट आइलैंड पे गए, वहां की बर्ड्स को देख लिया। उन्होंने देखा कि भाई है तो हर जगह पे बर्ड्स, लेकिन बर्ड्स की जो बीक है उस बीक के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। बीक समझते, चोंच, और बीक Yes. से क्या काम करता है? फीडिंग हैबिट होता है, नहीं होता है? मैम अब यहाँ से देखो जनरली क्या हुआ कि भाई सबसे पहले जो फर्स्ट आइलैंड पे गए, तो फर्स्ट आइलैंड पे उन्होंने चेक किया कि भाई इन बर्ड्स को खाने के लिए क्या मिलता है, तो उन्होंने देखा कि भाई इनको ओरिजिनल सीड ईटिंग वाली बर्ड्स थी। अब भाई जब एक आइलैंड पे मन नहीं लगा बर्ड्स का, तो कुछ बर्ड्स वहां से निकल के आइलैंड नंबर 2 पे चली गई, ऐसा मान लो। और आइलैंड नंबर 2 पे ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे ना, हम समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. पहले Yes, ma'am. सीड खाने के लिए मिलता था, कुछ बर्ड्स वहां से बोर होके सेकेंड आइलैंड पे चले गए, सेकेंड आइलैंड पे सीड ना मिलके उनको खाने के लिए मिले इंसेक्ट्स। तो अब सीड की कंपैरिजन में जो इंसेक्ट्स वो थोड़े हार्ड होंगे, Yes, बीक ma'am. जो होगी वो थोड़ी पॉइंटेड बनानी पड़ेगी उनको इंसेक्ट्स को पिक करने के लिए। Yes, ma'am. धीरे धीरे उनकी बीक में चेंजेस आएगा या नहीं आएगा? Yes, ma'am. फिर वहां से निकल के कुछ बर्ड्स और थर्ड या फोर्थ आइलैंड पे चली गई, वहां पे उसको मिल रहा खाने के लिए कैक्टस। अब कैक्टस क्या होता है? कैक्टस इज अ प्लांट ना, Yes, ma'am. तो कैक्टस को खाने के लिए फिर उनको बीक के अंदर थोड़ा और चेंजेस आ गया। फिर और किसी आइलैंड पे गई, वहां पे उनको Fruit. फ्रूट्स खाने के लिए मिला। फ्रूट्स तो सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली, तो फ्रूट्स के लिए उनको क्या चाहिए भाई? पॉइंटेड नहीं चाहिए, थोड़ी ब्रॉड वाली चाहिएगी, ज्यादा खा पाए अच्छे से। Yes, ma'am. तो इस वजह से यहाँ से हमारे पास समझ में आया कि भाई ये जो अलग अलग वेरिएशंस आए हैं ना, ये वेरिएशंस किसकी वजह से आए हैं? ये वेरिएशन दीज आर नोन एज अडेप्टिव रेडिएशंस। इनको इन्होंने बोला अच्छा किस टाइप का इवोल्यूशन है? पहले एक जगह रह रही थी, अलग अलग जगह सबके सब Place change कर दी। Please. डाइवर्ज हो गई, अलग अलग जगह डाइवर्ज हो गई ना, तो ये किस टाइप का इवोल्यूशन हमको बताया? Diversion है evolution. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इन्होंने बताया। और जो अलग अलग वेरिएशन देखने के लिए मिला इन बर्ड्स में, इन बर्ड्स को डार्विन ने अपना नाम दे दिया, इनको बोल दिया डार्विन फिंचेस। फिंचेस। ठीक है, डार्विन फिंचेस इन्होंने इसका नाम रख दिया। और ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? और ये हमको क्या बताते हैं कि भाई ये जो इवोल्यूशन आया ये किसकी वजह से आया? ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से आया या नहीं आया? Yes, ma'am. ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से, एंड दिस इज आल्सो नोन एज अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टेशन की वजह से ये इवोल्यूशन आया।
लिख लो इसको, ये जो टर्म है ना इसके ऊपर भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, जियोलॉजिकल चेंजेस। डार्विन ने जो आपका ये डार्विन फिंचेस देगा, किस टाइप का रेडिएशन दिखाता है, डाइवर्जेंट रेडिएशन, किस टाइप का रेडिएशन है, एडेप्टिव रेडिएशन। 3 क्वेश्चन यहाँ से गारंटेड आप लोगों को। ओके मैम। तो ये तो था डार्विन की पूरी थ्योरी। ये इन्होंने जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये वही अलग अलग इन्होंने बताया, फ्रूट ईटर्स, इंसेक्ट ईटर, कैक्टस ईटर और सीड ईटर्स। ये क्या हो गया, जो आपका फ्रूट ईटर्स होंगे, जैसे उनकी बीक कैसी होगी, स्मॉल ट्री फेंच, वुड पिकर, जो कि आपका कैक्टस ईटर, तो ये सब बताया। तो ज्यादा डिटेल आता नहीं है क्वेश्चन। मैम ये सारा लर्न करना है? नहीं, ये नहीं लर्न करना है, लर्न ये करना है किस किस टाइप के हैबिट्स के। ओके, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। सुना है किसी ने इनके बारे में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स? यस मैम। क्या कहानी है इसके पीछे? मैम पाउचेज में रखते थे ये अपने मतलब बेबीज को, मार्सुपियल्स या फिर प्लेसेंटल? प्लेसेंटल मैमल्स। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स वाला हम लोग कल पढ़ेंगे। मेरे को ना अभी एक अर्जेंटली मीटिंग का कॉल आ गया है, वो ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके मैम। ओके मैम। क्लास नहीं है ना कल? कल क्लास रख ले हम लोग इवनिंग में। किस टाइम फ्री होंगे आप लोग? मैम मैम 5 बजे मैम। 3 से 5 बजे रख ले। मैम ये स्टोरी नाउ लुकिंग बोरिंग। बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, इंटरेस्टिंग लगेगा। 5 बजे कल Wednesday। मैम 5 बजे हम स्कूल में रहेंगे। स्कूल आ जाओगे ना? मॉर्निंग कर लो, छुट्टी मार देंगे। नहीं मैम मेरे को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाना है, तो अगर आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है तो आ जाना। मैम आप मतलब भेज देना मैम। मैम आप सैटरडे को एक क्लास रख लेना सुबह, हमारे Yes, सैटरडे छुट्टी रहेगी मैम स्कूल की। बेटा सैटरडे में मेरी ऑलरेडी सुबह क्लास है।